नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार साइकोलॉजी मास्टर सीरीज अद्भुत प्रश्नोत्तरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सेशन 2, जिसमें हम चर्चा करेंगे वृद्धि एवं विकास से संबंधित बनने वाले प्रश्नों पर। और जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन पर और कुछ हमारे द्वारा बनाए गए प्रश्न। साथियों, ये सीरीज इसलिए स्टार्ट की गई है कि आप चैप्टर वाइज प्रश्नों को हल करते हुए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, जिससे कि आपका जो पढ़ा हुआ है अभी तक वो रिवीजन हो सके। शुरुआत करते हैं साथियों आज के हमारे पहले प्रश्न की। आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बालक के मानसिक विकास के लिए, ऑप्शन बी बालक के सामाजिक विकास के लिए, ऑप्शन सी बालक के शारीरिक विकास के लिए, ऑप्शन डी बालक के मानसिक व सामाजिक विकास के लिए। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथी, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिवृद्धि शब्द का जो प्रयोग है बालक के शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। अभिवृद्धि और वृद्धि, कई साथी इस शब्दों में कंफ्यूज होते हैं कि अभिवृद्धि और वृद्धि शब्द क्या अलग अलग है। नहीं साथियों, दोनों एक ही शब्द है। अभिवृद्धि को हम अंग्रेजी में ग्रोथ कहते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखें। साथियों, क्या होती है अभिवृद्धि और क्या विकास होता है, इन सभी में क्या अंतर है, जानिए साथियों। इसका सही उत्तर हमारा सही है, शारीरिक विकास के लिए। वृद्धि क्या होती है? व्यक्ति के शरीर के आकार, लंबाई तथा वजन में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं उसको हम वृद्धि कहते हैं। या फिर साथियों, मैं इस तरह से कहूं कि हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, शरीर संबंधित जो भी परिवर्तन होंगे वो अभिवृद्धि में आएंगे। किसको दर्शाएंगे? वो अभिवृद्धि को, वृद्धि को दर्शाएंगे। जैसे कद का बढ़ना, मोटा होना, आकार, लंबाई, ये सब क्या है? ये हमारी अभिवृद्धि को दर्शाते हैं, शरीर के अंगों का बढ़ना। वृद्धि में होने वाले जैविक जो परिवर्तन है उसको मापा जा सकता है। हमारे जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वृद्धि के, उनको हम माप सकते हैं तथा उसका निरीक्षण किया जा सकता है, अर्थात उनका निरीक्षण किया जा सकता है। आप सभी साथियों को मैं बता दूं, अभिवृद्धि और विकास के बारे में अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा इन दोनों में अंतर करके क्लास पढ़ाई जा चुकी है। आप सभी आई बटन पर क्लिक करके उस कक्षा को देख सकते हैं जिसमें अभिवृद्धि और विकास का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विकास प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए बालक के मानसिक पक्ष में परिवर्तन को, ऑप्शन बी बालक के मानसिक व शारीरिक पक्षों में परिवर्तन को, ऑप्शन सी बालक के सामाजिक व मानसिक पक्षों में परिवर्तन को, ऑप्शन डी बालक के सभी पक्षों में परिवर्तन को। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बालक के सभी पक्षों में परिवर्तन को। साथियों, बालक, अभी हमने पढ़ा, जो अभिवृद्धि है वो मात्र बालक के शारीरिक पक्ष को दर्शाता है, लेकिन जो विकास है वो ओवरऑल चेंजेस, संपूर्ण परिवर्तन, जो बालक के सभी पक्ष है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, जितने भी पक्ष है उन सभी पक्षों के परिवर्तन को दर्शाता है, न कि शारीरिक पक्ष को। आप सभी साथी इस बात को ध्यान रखें। विकास में ओवरऑल चेंजेस की बात की जाएगी, जितने भी परिवर्तन हमारे हो रहे हैं संपूर्ण व्यवहार से संबंधित, वो विकास में आएंगे। चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जो कि रीट लेवल 2 2018 में पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी साथी भी इसका जवाब दे सकते हैं। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। मात्रा, जो व्यक्ति की जो मात्रा दर्शाती है, व्यक्तिगत रूप से मात्रा दर्शाती है, वो जो क्षमता है उसको क्या कहा जाता है, उसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विकास, डेवलपमेंट, या फिर ऑप्शन बी वृद्धि, ग्रोथ, ऑप्शन सी संतुलन, इक्विलिब्रियम, ऑप्शन डी परिपक्वता, मैच्योरेशन। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए, जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं। साथियों, यहाँ पर मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता की बात की गई है, तो मात्रात्मक जो क्षमता आएगी, अर्थात उस चीज को हम माप सकते हैं, गणना कर सकते हैं, तो हमारी वो किसको दर्शाती है? वृद्धि को दर्शाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साथियों। साथियों, जो कि विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है और मात्रात्मक होता है, दोनों होता है, लेकिन वृद्धि जो है मात्रात्मक रूप को प्रदर्शित करती है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकास एवं वृद्धि एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं? ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, विकास और वृद्धि एक दूसरे के विरोधी नहीं है, क्योंकि एक दूसरे में विरोध उत्पन्न नहीं करते हैं।
कि वृद्धि हो गई तो विकास में विरोध उत्पन्न करेगा, विकास होगा तो वृद्धि में विरोध उत्पन्न करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वृद्धि और विकास एक दूसरे के समान भी नहीं है, क्योंकि वृद्धि जो है, वृद्धि होने के बाद विकास होगा ऐसा आवश्यक नहीं है, और विकास होने के साथ साथ वृद्धि भी होगी ऐसा भी आवश्यक नहीं है। तो वृद्धि और विकास क्या है, एक दूसरे के पूरक है साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि और विकास क्या है, एक दूसरे के पूरक है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकास कैसा परिवर्तन है। जो बालक में विकास होता है वो किस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन ए रचनात्मक, ऑप्शन बी गणनात्मक, ऑप्शन सी गुणात्मक, ऑप्शन डी नकारात्मक। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों मैं बता दूं आपको, साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है इसमें आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर चुनना होता है, अधिक उपयुक्त आंसर चुनना होता है। कई बार परीक्षा में किसी प्रश्न में कौन सा आंसर सही मान लिया जाता है और किसी पेपर में कौन सा। यहाँ पर देखिए विकास में हमने पढ़ा है कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर गणनात्मक और गुणात्मक दोनों दे रखे हैं, लेकिन आपको करना होगा यहाँ पर गुणात्मक, क्योंकि दोनों का ऑप्शन नहीं दे रखा है ना कि ए व बी दोनों या बी व सी दोनों, तो यहाँ पर ओनली एक लिखना है हमें। तो गुणात्मक जो है अधिक उपयुक्त आंसर होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुणात्मक। विकास कैसा परिवर्तन है, गुणात्मक परिवर्तन है, लेकिन मात्रात्मक परिवर्तन भी इसमें शामिल होता है। आप सभी साथी याद रखिए, अगर दोनों देखने को मिलते हैं आपको तो मात्रात्मक गुणात्मक दोनों करने होंगे। चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विकास का अर्थ है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है साथियों, आरटेक जो लेवल 1 2011 में एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए परिवर्तनों में उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन डी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों विकास जो है परिवर्तनों में उत्तरोत्तर श्रृंखला, यहाँ पर हम इसको सही मान सकते हैं कि जो परिवर्तन होते हैं हमारे उसकी उत्तरोत्तर श्रृंखला होती जाती है बिल्कुल, लेकिन हमको यहाँ पर अधिक उपयुक्त आंसर चुनना है। ऑप्शन भी कह रहा है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तर श्रृंखला, बिल्कुल अभिप्रेरणा के फलस्वरूप जो परिवर्तन होंगे वो भी विकास में शामिल होते हैं, लेकिन अधिक उपयुक्त देखना है। यहाँ पर कहा गया अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप। अभिप्रेरणा और जो हमारा अनुभव होता है, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ेगी तो आयु बढ़ेगी तो हमें अनुभव बढ़ेगा और अनुभव के साथ साथ हमारा विकास होगा, अनुभव हमारे विकास में सहायक होगा, क्योंकि विकास क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जन्म पर्यंत तो हमारा अनुभव भी विकास करता है। तो अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन डी है हमारा परिपक्वता। सत्य परिपक्वता एक निश्चित अवधि पर आकर रुक जाती है, जबकि विकास हमारा क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो आप सभी ऑप्शन डी तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो इन तीनों में से जो आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप जो होने वाले परिवर्तन है परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, ऑप्शन बी वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, ऑप्शन सी वृद्धि के साथ विकास भी होता है, वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है। यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार हम यहाँ तक पढ़ते हैं कौन सा कथन सही, आगे का नहीं पढ़ते, नहीं है भी लगा रखा है। तो आप ध्यान से पढ़े। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, बिल्कुल ऑप्शन ए राइट है साथियों। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन बी वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। वृद्धि एक निश्चित अवधि निश्चित आयु में रुक जाती है, निश्चित आयु तक ही होती है। ऑप्शन सी वृद्धि के साथ विकास भी होता है, यहाँ पर भी लगा हुआ है, वृद्धि के साथ विकास भी होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वृद्धि के साथ विकास भी हो। ध्यान रखिए इस बात को। यहाँ पे होता है वृद्धि के साथ विकास जरूरी होता है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है वृद्धि के साथ विकास भी होता है। हाँ होता है। ऑप्शन डी वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था पहले प्रश्न में, वृद्धि और विकास समान नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये वृद्धि से संबंधित कथन सही नहीं है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के बारे में सही है। जो वृद्धि और विकास है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक, वृद्धि भौतिक है और विकास मनोवैज्ञानिक।
ऑप्शन सी वृद्धि और विकास दोनों मनोवैज्ञानिक है, वृद्धि और विकास दोनों भौतिक है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। साथियों मैं आपको बता दूं वृद्धि जो होती है वो भौतिक होती है। कौन सी होती है? भौतिक होती है, अर्थात शारीरिक होती है। मैंने पहले प्रश्न में कहा था कि वृद्धि शारीरिक पक्ष को दर्शाती है, हमारे जो शरीर में हमारी बॉडी में जो चेंजेस होंगे उसको प्रदर्शित करेगी। तो वृद्धि भौतिक है, कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। और विकास क्या होता है? हमारा मनोवैज्ञानिक होता है, साइकोलॉजिकल तरह से होता है। विकास का एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित दशा होती है। ये सब विकास इस प्रकार को प्रदर्शित करता है। तो वृद्धि भौतिक है और विकास मनोवैज्ञानिक है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, ऑप्शन बी यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, ऑप्शन सी यह एक सतत प्रक्रिया है, यह परिपक्वता तक चलता है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो भी वीडियो देख रहे हैं, साथियों विकास जो है गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, बिल्कुल। विकास जो होता है माता के गर्भ के समय से प्रारंभ हो जाता है, बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन बी परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, बिल्कुल साथियों। परिवर्तन जो होते हैं प्रगति की ओर होते हैं, प्रगतिशील तरीके से परिवर्तन होते रहते हैं। मैंने भी कहा विकास एक सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जनक पर्यंत चलती है। ज्यादा से ज्यादा वृद्धि और विकास की 10-12 विशेषताएं हैं। आप इनको लिख ले और देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास देखें अभिवृद्धि और विकास की। आपके सारे डाउट जो है ना अभिवृद्धि और विकास क्लियर हो जाने के बाद, लेकिन क्लास अवश्य देखे साथियों। ऑप्शन डी परिपक्वता तक चलता है विकास, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि विकास तो जन्म पर्यंत चलता है, जो परिपक्वता तक चलती है वो हमारी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी गलत है साथियों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मस्तकोन्मुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? ऑप्शन ए चेतना, ऑप्शन बी विवृद्धि, ऑप्शन सी विकास, ऑप्शन डी संशोधन। एक बार सभी साथी कमेंट करें। साथियों मस्तकोन्मुखी और निकट से दूर का क्रम आप सभी ने पढ़ा होगा, सिफेलोपोडल और प्रॉक्सिमल डिस्टल। एक विकास की एक निश्चित दिशा है, विकास उस दिशा के अनुसार विकास इस प्रकार करता है। विकास इस प्रकार से होता है कि मस्तकोन्मुखी और निकट दो दिशाओं में होता है। मस्तकोन्मुखी जिसे हम अंग्रेजी में सिफेलोपोडल कहते हैं। सिफेलोपोडल का अर्थ होता है कि बालक के सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। और निकट से दूर का क्रम इसे अंग्रेजी में प्रॉक्सिमल डिस्टल कहते हैं, जिसका की प्रॉक्सिमल डिस्टल से मतलब होता है केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। विकास की दो दिशा मानी जाती है इस मस्तकोन्मुखी और निकट से दूर क्रम सिद्धांत के अनुसार। तो जब हम विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे तब इनको और डिटेल से पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि की प्रक्रिया के बारे में सबसे कम सत्य है? जो हमारी वृद्धि की जो प्रक्रिया है उसके बारे में सबसे कम सत्य है। तो देखिए ऑप्शन ए व्यक्ति की मात्रात्मक विशेषताओं में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही कहता है साथियों। व्यक्ति की जो मात्रात्मक विशेषता होती है उसमें परिवर्तन प्रदर्शित करता है, यह विकास के पक्षों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी इसका केवल आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन बी अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। साथियों अभिवृद्धि जो होती है विकास के पक्षों के लिए आवश्यक है। अभी हमको जाना था कि एक छोटा बच्चा जो अभी उस परिपक्वता तक नहीं पहुंचा है, जिसकी मांसपेशियां विकसित नहीं हुई है, वो चल नहीं पाएगा जब तक कि उसकी मांसपेशियां मजबूत नहीं हो जाती, परिपक्व नहीं हो जाता बालक शरीर। तो विकास के पक्षों के लिए वृद्धि आवश्यक है, इसका केवल आकलन किया जा सकता है। साथियों वृद्धि जो होती है ना उसका आकलन नहीं मापन कर सकते हैं, पूर्णतः मात्रात्मक रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वृद्धि का मापन किया जा सकता है, आकलन नहीं, पूर्णतः प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए वृद्धि एवं विकास तो अलग आयाम है, ऑप्शन बी वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, ऑप्शन सी वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है, ऑप्शन डी विकास सतत प्रक्रिया है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। बिल्कुल साथियों ऑप्शन ए वृद्धि और विकास दो अलग अलग आयाम है, ऐसा नहीं है, दोनों समान है। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। मैंने साथी पहले अभी तक की प्रश्नों में चर्चा कर चुके हैं कि वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है, परिपक्वता तक एक निश्चित अवधि तक वृद्धि होती है। तो हमारा राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर बी।
चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अभिवृद्धि की दृष्टि से अप्रधान अंश है। साथियों जो हमारी ग्रोथ है उसकी दृष्टि से अप्रधान अंश कौन सा है, जो अभिवृद्धि को प्रभावित नहीं करता है, अभिवृद्धि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए आहार, ऑप्शन बी हार्मोन्स, ऑप्शन सी वंशानुक्रम, ऑप्शन डी संस्थाएं। साथियों अभिवृद्धि की दृष्टि से जो अप्रधान अंश है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संस्थाएं। साथियों संस्थाएं जो होते हैं बालक की वृद्धि को प्रभावित नहीं करती है। बालक का आहार भोजन कैसा होगा व्यक्ति के शरीर को प्रभावित करेगा। हार्मोन कैसे, किसी में हार्मोन्स की कमी होती है, किसी में हार्मोन्स अधिक हो जाते हैं, तो ये हार्मोन्स की अभिवृद्धि को प्रभावित करता है। और वंशानुक्रम तो करता ही है साथियों, आनुवंशिकता ही व्यक्ति की शरीर जो अभिवृद्धि होती है उसको दिखाती है, प्रदर्शित करती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह एक परिमाणात्मक परिवर्तन है साथियों, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी हम गणना कर सकते हैं, ऐसा परिवर्तन कौन सा है। यहाँ पर परिपक्वता है, आनुवंशिकता है, वृद्धि है या विकास है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों प्रश्न वही है, सबका अर्थ एक ही है, लेकिन लैंग्वेज अलग अलग प्रयोग की गई है। और जब आप इस लैंग्वेज को समझने लग जाओगे तो आपके सारे प्रश्न गलत नहीं होंगे, बिल्कुल सही होंगे। बस आपको भाषा समझना है कि जो प्रश्न है उसमें पूछा क्या गया है। अब नए शब्द देखते हैं, परीक्षा में कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रश्न गलत कराते हैं। लेकिन आप सभी साथी ध्यान से पढ़े प्रश्नों को। परिमाणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक रूप से या फिर गणना को प्रदर्शित करता है, तो वृद्धि प्रदर्शित करती है, आप सभी साथियों को पता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन ए ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी संवेग में वृद्धि, ऑप्शन सी वजन में वृद्धि, ऑप्शन डी आकार सोच समझ कौशल में वृद्धि। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं इस समय। साथी विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य? साथी विकास में जो वृद्धि हो रही है, विकास के साथ साथ जो वृद्धि हुई है उसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी संवेग में वृद्धि, ऑप्शन सी वजन में वृद्धि। साथी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार सोच समझ और कौशल में वृद्धि होना। ध्यान रखिए साथियों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? ऑप्शन ए अभिवृद्धि, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी उन्नयन। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो अभिवृद्धि है उसका अर्थ आकार बढ़ने से है। ठीक है साथियों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वृद्धि एवं विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? तो जो वृद्धि और विकास के आयाम हैं शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक, इनमें से कौन कौन से जो आयाम है वो एक दूसरे से जुड़े हैं? सभी साथी आंसर कमेंट करें। ऑप्शन ए है केवल 1, 2 व 3, ऑप्शन बी केवल 4 व 5, ऑप्शन सी 1, 3 व 4, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं। साथियों ये जो वृद्धि और विकास के जितने भी आयाम हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, अंतर संबंधित हैं, एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। ठीक है साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकास के विभिन्न पक्ष है। विकास के कौन कौन से पक्ष हैं? ऑप्शन ए शारीरिक एवं गतिक विकास, ऑप्शन बी संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास, ऑप्शन सी मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए, जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं इस समय। साथियों विकास के जो विभिन्न पक्ष है बिल्कुल सारे पक्षी विकास के हैं। शारीरिक भी होता है, गतिक, शारीरिक और गतिक, संवेगात्मक सामाजिक, शारीरिक मानसिक सामाजिक, संवेगात्मक मनोगत्यात्मक भाषात्मक, ये सभी क्या है विकास के पक्ष। साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बालक में वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए तुलनात्मक विधि, ऑप्शन बी मनोविश्लेषणात्मक विधि, ऑप्शन सी सांख्यिकी विधि, ऑप्शन डी विकासात्मक विधि। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों बालक में वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है तो उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो विधि होगी हमारी ऑप्शन नंबर डी विकासात्मक विधि। और इस विकासात्मक विधि को जेनेटिक विधि भी कहते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखें,
विकासात्मक विधि को जेनेटिक विधि भी कहा जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी नैतिक विकास, ऑप्शन बी मानसिक विकास। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों वृद्धि और विकास का जो प्रथम चरण है वो हमारा शारीरिक विकास होता है। सबसे पहले बालक का शारीरिक विकास होता है और शारीरिक विकास बालक के विकास के सभी पक्षों को प्रभावित करता है। साथियों ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, शारीरिक विकास। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकास के पक्ष क्षेत्र। विकास के जो पक्ष है, जो क्षेत्र है, जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? पृथकता से, आंशिकता से, यादृच्छिकता सेवा से, या फिर समग्रता और साकल्यता संपूर्णता से। साथी जो विकास के क्षेत्र हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, क्या ये अलग अलग विकसित होते हैं? क्या आंशिकता से विकसित होते हैं या फिर यादृच्छिकता से? साथी जो होते हैं एक समग्र रूप से, साकल्यता से, अर्थात सभी अंतर संबंधित है, इस प्रकार से विकसित होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विकास में वे परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते जो निम्न के कारण होते हैं। ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी बीमारी, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी बुढ़ापा। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें कि विकास में कौन से परिवर्तन होंगे जो सम्मिलित नहीं किए जाएंगे, जिसके द्वारा होंगे। साथियों अधिगम के द्वारा जो व्यक्ति में परिवर्तन आएंगे वो विकास में सम्मिलित होंगे, बिल्कुल सही बात है। परिपक्वता के द्वारा आएंगे वो भी साथियों की परिपक्वता वृद्धि को दर्शाती है और वृद्धि विकास का एक भाग है। ध्यान रखें साथियों बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? वृद्धि क्या, जो विकास क्या है हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो बुढ़ापा भी आएगा। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होगा तो उसमें अनुभव भी बढ़ते जाएंगे और अनुभव के द्वारा जो परिवर्तन आएंगे वो विकास में सम्मिलित होंगे। तो बीमारी के द्वारा व्यक्ति में जो परिवर्तन आएंगे, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, उस वजह से वह उठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, या फिर कोई भी परिवर्तन को दर्शा रहा है, खाना नहीं खा पा रहा है, तो वो क्या है? विकास में सम्मिलित नहीं है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूत्र सही है? परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास, परिपक्वता बटा अधिगम बराबर विकास, परिपक्वता प्लस विकास बराबर अधिगम, अधिगम प्लस विकास बराबर परिपक्वता। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी साथियों वीडियो देख रहे हैं। साथी यदि परिपक्वता और अधिगम को मिला लिया जाए तो दोनों किसको प्रदर्शित करते हैं? विकास को प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों परिपक्वता में अधिगम का भाग देंगे या विभाजित करेंगे तो ये विकास से संबंधित नहीं है, और परिपक्वता और विकास को जोड़कर अधिगम होगा। ये भी नहीं, क्योंकि परिपक्वता के द्वारा व्यक्ति में जो परिवर्तन आता है ना, वो अधिगम नहीं होता है। ध्यान रखिए, नोट कर ले इस चीज को। बालक में यदि परिपक्वता के कारण परिवर्तन आता है तो वो अधिगम का भाग नहीं होगा। अधिगम प्लस विकास बराबर परिपक्वता उल्टा है साथियों, परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों में से प्रत्येक के सम्मुख अभिवृद्धि दर्शाने वाले कथन के सम्मुख जी और विकास को दर्शाने वाले कथन के सम्मुख डी लगे। साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपने अभिवृद्धि और विकास के बारे में क्या समझा, उसको आपको दिखाना है कि आप क्या अंतर कर पा रहे हैं, क्या जो भी आपने पढ़े हैं अभी तक वो अंतर करने में आप सक्षम हैं। तो देखिए, एक 6 माह के बालक में दांतों का निकलना, बताइए सभी साथी, क्या ये वृद्धि को प्रदर्शित करता है या विकास को? एक 6 माह का बालक के जो दांत हैं वो निकल रहे हैं, तो ये किसको प्रदर्शित करेगा? ऑप्शन 2 3 माह के बालक का उल्टा पुल्टा करके बल, पेट के बल लेटना। ऑप्शन जो तीसरा है हमारा, तीसरा कथन वो है एक शिशु द्वारा उसके आगे लुढ़कती हुई वस्तुओं पर आंखों को केंद्रित करना। चौथा है एक 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर बालों का होना। साथियों पहला है एक 6 माह के बालक में दांत निकल रहे हैं, तो वो वृद्धि को शो कर रहा है। 3 माह का बालक उल्टा पुल्टा करके पेट के बल चल रहा है, तो ये विकास को प्रदर्शित कर रहा है। तीसरा जो है एक शिशु आगे लुढ़कती वस्तु पर आंखों को केंद्रित करता है, तो ये भी डेवलपमेंट का पार्ट है। और एक 13 वर्ष के बालक पर चेहरे पर बाल आ रहे हैं, तो ये वृद्धि को दर्शाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों ध्यान रखिए, पहले कथन में
वृद्धि होगी, दूसरे में विकास होगा, तीसरे में विकास होगा और चौथे में वृद्धि होगी। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए साथियों बहुत शानदार प्रश्न है। अभी तक हमने उसमें देखा था पहले वाले प्रश्नों में कि विकास में गुणात्मक परिवर्तन दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर दोनों दे दिए गए हैं, मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, ए व बी दोनों। ऑप्शन डी केवल किसी प्रस्ताव में होने वाले परिवर्तन को। एक बार सभी साथी आप सब कमेंट करिए, विकास जो होता है किस प्रकार के परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है? क्वांटिटेटिव चेंजेस, क्वालिटेटिव चेंजेस। साथियों हमने पढ़ा है दोनों परिवर्तनों को विकास प्रदर्शित करता है, क्योंकि विकास में वृद्धि सम्मिलित है, जबकि वृद्धि में विकास सम्मिलित नहीं होता है। आप सभी साथी ध्यान रखें, यहाँ पर दोनों दिए गए तो आपको लिखना है ए व बी दोनों। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। विकास क्या करता है? व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। तो यह कथन किसके द्वारा है, किसके द्वारा कहा गया? तो ऑप्शन ए हार्लोग, ऑप्शन बी जेम्स क्लेवर, ऑप्शन सी मैकडूगल, ऑप्शन डी मुनरो। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं इस समय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स क्लेवर महोदय के द्वारा परिभाषा दी गई है। आप सभी साथी ध्यान रखें। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? साथियों विकास की बात की गई, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों विकास जो होता है, विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? साथियों वृद्धि जो होता है, वृद्धि जो होती है विकास का एक हिस्सा, बिल्कुल सही बात है। और जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन वैसे गर्भावस्था से होता है, लेकिन यहाँ पर जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, ये लिखा है, बिल्कुल सही है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, ये भी सही नहीं है साथियों, क्योंकि हम वृद्धि को माप सकते हैं, उसको देख सकते हैं, जबकि विकास का हम आकलन कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन उसको माप नहीं सकते, देख नहीं सकते साथियों। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह निरंतर और संचयी रूप से परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया है। साथियों कौन सी प्रक्रिया है जो निरंतर होती है, लगातार होती है और संचय अर्थात इकट्ठी होती है, इकट्ठा होता रहता है? साथियों वृद्धि, विकास, परिपक्वता, आनुवंशिकता। साथियों विकास ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है और संचयी होती है। साथियों विकास संचय कैसे होता है, ये जब हम अगला सेशन लेंगे विकास के सिद्धांतों से संबंधित प्रश्नों पर, तब आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप सभी साथी धैर्य बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहे। जरूर आपको साथियों यहाँ पर बेस्ट में से एक कंटेंट उपलब्ध करवाने की कोशिश हमारी टीम के द्वारा की जा रही है। और आप सभी साथियों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और आपके जो अपेक्षित सुधारात्मक सुझाव है, हम इसमें क्या सुधार करें इस सेशन में, इस सीरीज में, जिससे कक्षा और महत्वपूर्ण बने आप सभी के लिए। आप सभी अपेक्षित सुधारात्मक सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सबसे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकास के संदर्भ में सही है। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए प्रौढ़ होने पर रुक जाता है, वृद्धि का एक हिस्सा है, विकास में वृद्धि सम्मिलित होती है, इसे सामान्यतः कद, काठी एवं वजन के संदर्भ में लिया जाता है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए। साथियों विकास प्रौढ़ होने पर रुक नहीं जाता है, हमने पढ़ा है विकास कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप सभी ध्यान रखें। ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। और विकास वृद्धि का हिस्सा है, बिल्कुल गलत। वृद्धि विकास का हिस्सा है, न कि विकास वृद्धि का। आप सभी साथी इस बात को जरूर नोट कर ले कि वृद्धि जो है विकास का हिस्सा है, न कि विकास वृद्धि का। विकास में वृद्धि सम्मिलित होती है, बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन बी, इसे सामान्यतः कद, काठी एवं वजन के संदर्भ में लिया जाता है। साथियों सामान्यतः कद, काठी एवं वजन के संदर्भ में हम वृद्धि को लेते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है। साथियों यदि हम बालक का उचित विकास करना चाहते हैं, उपयुक्त विकास करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसका जो स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन सही है या गलत है, आप सभी को बताना है। ऑप्शन ए कथन सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे अंतिम स्थान पर आता है। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास 5वें स्थान पर आता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पहली बात तो साथियों ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गलत है।
क्योंकि विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन शारीरिक विकास हमने पढ़ा था, विकास का कौन सा चरण है? पहला चरण है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है बालक के उचित विकास करने में, क्योंकि विकास के क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। आप सभी ने पढ़ा होगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। बालक का स्वस्थ शरीर होता है तो उसमें स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है। और कहा भी गया, पहला सुख निरोगी काया, शरीर जब हमारा सही होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा, तभी हम अच्छी तरीके से हमारा मानसिक विकास हो पाएगा, अच्छी तरह से हम पढ़ पाएंगे, हर तरह के कार्य अच्छी तरह से कर पाएंगे। शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है साथियों। आज की हमारी कक्षा यही समाप्त होती है साथियों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आप सभी ने देख लिया। साथियों आज की कक्षा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो के कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको कक्षा कैसी लगी और क्या अपेक्षित सुधारात्मक सुझाव हो सकते हैं इस सेशन में, वो भी आप कमेंट में करें। और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि जिससे और भी साथी हमारे साथ जुड़े और इन कक्षाओं का फायदा उठाए। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में।